जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग हिंदी देखेंगे, मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे। और इसमें जो रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के कुछ सवाल हैं और जीएस के कुछ सवाल हैं, इन सबको एक-एक करके हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और कोशिश करिए आप लोग भी इसको सॉल्व करने की और देखिए कि कितने सवाल आपके सही हो पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और 150 सवालों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक-एक करके हम सारे सवालों को देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करने के इस कड़ी में देखते रहिए कि कितने सवाल सही हो रहे हैं। जो सवाल गलत हो रहे हैं उसको एक जगह नोट डाउन करते रहिए ताकि भविष्य में जब ये सवाल दोबारा आपके सामने आए तो वो सवाल गलत ना हो। हो सकता है कुछ लोगों की हिंदी कमज़ोर हो, कुछ लोगों की मैथ कमज़ोर हो, कुछ लोगों की रीजनिंग कमज़ोर हो, तो परेशान नहीं होना है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। बहुत पढ़ लेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक आप क्वेश्चनों पे काम नहीं करेंगे। हम लोग एक-एक करके सवालों को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये सीरीज़ कंटिन्यू अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू जारी रहे, तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा और ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे और वहाँ से हम आपको आंसर की पहले जो है इसको हल करिएगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम आंसर की आपको प्रोवाइड कराएँगे। जिन लोगों के पास थोड़ी-सी आर्थिक तंगी है, नहीं ले पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उनके लिए ये विशेष कर ये चीज़ें बनाई गई हैं कि भैया 150 सवालों का पीडीएफ बनाया जा रहा है, उसको आप सॉल्व करिए, उसके 1 दिन बाद आंसर की आप लोगों को जारी कर दी जाएगी, आप लोग मिला के आराम से सॉल्व करिएगा और नहीं तो ये तो सॉल्यूशन हम लोग करवा ही रहे हैं। चलिए एक-एक करके देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है। मात प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मात प्लस ऋणाम, मातर प्लस इणाम। वर्तनी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुद्ध पूछ रहा है, संधि विच्छेद कौन सा है शुद्ध, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बी इज द राइट आंसर। मातृ प्लस ऋणाम, मातृणाम, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अच्छा, अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि है। आपने देखा होगा संधियों के प्रकार। संधि अगर पूछे कितने प्रकार के, तो संधि जो है 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विजिबिलिटी तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये बड़ा ऊ बोला जाता है इसे। बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और पश्च संवृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। पश्च संवृत है कौन सा? बड़ा ऊ। अच्छा, इसमें और कौन कौन से आते हैं पश्च संवृत में, या फिर कह सकते हैं पश्च विवृत में कौन कौन से आते हैं? देखिए, जीवा के आधार पे जब हम बोलते हैं तो इसमें जीवा के आधार पे कहाँ से हवा निकल रही है उसी के आधार पे स्वरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे जो छोटा ऊ है वो पश्च स्वर है। छोटा ऊ जो है वो पश्च स्वर है, जबकि जीवा की ऊंचाई के आधार पर ऊ समृद्ध स्वर है। इस प्रकार या पश्च स्वर, पश्च समृद्ध स्वर है। पश्च समृद्ध स्वर है कौन सा? ऊ। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको आप लोग जब अपने शब्दों में प्रयोग करेंगे तो वहां से आसानी से सवाल का आंसर निकल सकता है। स्त्रीलिंग पूछ रहा है प्रकृति, दुपट्टा और फुलका और हीरा। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर होगा ए, प्रकृति। प्रकृति की सुंदरता होती है। प्रकृति की सुंदरता होती है। तो ये जो की है ये स्त्रीलिंग से संबंधित है। इस प्रकार आप
जांच सकते हैं कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। प्रकृति की सुंदरता होती है। हीरा कठोर होता है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? सुहावना शब्द की बात कर रहा है। यह सुहावना शब्द किसका परिचायक है? क्या क्रिया विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सुहावना विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। विशेष्य क्या है? विशेष की बात करें अगर, विशेष को ही हम संज्ञा या सर्वनाम कर सकते हैं, संज्ञा। और विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छे से सवाल यहाँ बनते हैं। नारियल, उपरोक्त, तुरंत और आलस्य, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है, तत्सम शब्द इसमें पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, आलस्य। आलस्य तत्सम शब्द है। क्या है भैया? आलस्य तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर पूछे, तद्भव क्या होता है? आलस। क्या होता है? आलस। ये क्या है? ये तद्भव है। ये तद्भव है और ये तत्सम है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जबकि जो नारियल है, नारियल का क्या होता है? नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल। यहां लिख दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नारिकेल, नारियल का क्या होता है? तत्सम नारिकेल होता है। और उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। थोड़ा वर्तनी देखिएगा, इसको हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं उपर्युक्त। उपरोक्त का क्या होता है? तत्सम उपर्युक्त होता है। जबकि जो तुरंत है इसका क्या होता है? त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित होता है। त्वरित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नारियल का नारिकेल होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, आलस्य का आलस होता है और तुरंत का त्वरित होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, वर्तनी देखिएगा थोड़ा सा। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। वर्तनी थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो इसमें काम कर पाएंगे। तत्सम पूछ रहा है, श्रृंगार का तत्सम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी, श्रृंगार। ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। शेष जो है विकल्प गलत दिए गए हैं इसमें। कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम क्या होता है? क्या कठोर होता है, विवेकी होता है, मधुर होता है, विनम्र होता है? कर्कश का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है भैया। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है। विवेकी शब्द का विलोम क्या होता है? विवेकी है ना, अविवेकी। क्या होता है? अविवेकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अविवेकी। अविवेकी किसका है? विवेकी का अविवेकी होता है। अगर बात करें किसका? कठोर का, कठोर का कोमल होता है, कोमल होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वर्ड पावर का ये थोड़ा सा पोर्शन कुछ लोगों को समझ में आता है कि नहीं, बहुत टफ है, कुछ नहीं है।
बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पढ़ा कितना गया है डजेंट मैटर, आपको कितना आता है, प्रैक्टिस पे आप कितना अच्छा कर पाते हैं, सवाल कितने सही कर पा रहे हैं, वो बड़ी बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाता है, जो कम खर्च करने वाला है उसे अपव्ययी कहा जाता है, गलत है। अपव्ययी नहीं होता है ये मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी होता है। अब सही होगा ये मितव्ययी, इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? मितव्ययी। जो ज्यादा खर्च करने वाला हो अपव्ययी। जिसका अपव्ययी की बात करें, जो ज्यादा खर्च करने वाला हो, अगर इसका पूछे तो जो ज्यादा खर्च करने वाला हो, ज्यादा खर्च करने वाला जो है उसे अपव्ययी कहा जाता है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, उसे प्रागैतिहासिक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है सी होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश रिक्त स्थान का मुहावरे का चयन करें। रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। ये 4 मुहावरे दिए गए हैं, उसमें जो रिक्त स्थान है उस पर क्या होगा वो आपको बताना है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए। क्या है? ए, सिर धुनता है। सिर धुनने का मतलब क्या होता है कि पश्चाताप कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ए इज द राइट आंसर। 9th नंबर सवाल का बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आता हो, जो किसी शब्द के पहले आता हो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। चलिए बहिर्मुखी शब्द का में कौन सा उपसर्ग है? क्या बही है, बहिर है, बहिर है और बहिष है? 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहिर, बहिर्धन मुखी, बहिर्मुखी होता है, तो ये उपसर्ग जो है बहिर्मुखी में बहिर जो है उपसर्ग है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए। अत्याचार इंपॉर्टेंट है। क्या हो? ए ऑप्शन जो है अतिया प्लस 4, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस 4, 4 ऑप्शन है। अब बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अतिधन आचार, अतिधन आचार अत्याचार होता है। अतिधन आचार अत्याचार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होता है सी। चलिए अगर पूछे इसमें कि इसमें संधि कौन सा है तो कई बार संधि भी पूछ लेता है। यण संधि है। कौन सा है? यण संधि, यण संधि। यण संधि किस में आते हैं? स्वर संधि में आते हैं, स्वर संधि में आते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निर्दय में समास है, निर्दय में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। निर्दय, निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय। और इसमें समास पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में समास पूछ रहा है। निर्दय का समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास,
12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। निर्दय में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है, उसे बहुब्रीहि समास की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे आर पार, आर पार, जहां पे ये हाइफन लगा होता है वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, ये द्वंद्व समास है। द्विग समास की बात करें अगर तो ये संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची जो होता है वो द्विग समास होता है। जैसे 4 घोड़े, 2 दिन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बताइएगा, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे और लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आराम से सवाल को सॉल्व करिएगा अच्छे से। यहाँ सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी है और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा पहले खुद से सॉल्व करने की। चलिए इसको लगाइए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों वाक्य अच्छे से इसमें की पॉइंट जो है उसको पकड़ के रखेंगे तो आप कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, तो इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है? आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। सी ऑप्शन है उसने खाना खाया और सो गया। डी ऑप्शन है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। चलिए बताइए भैया संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य में कुछ की पॉइंट है उसको याद रखिए। संयुक्त वाक्य में जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हों, कैसे कैसे जुड़े हों? कुछ संबंध सूचक शब्दों के द्वारा, या कह सकते हैं समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं उनके द्वारा जुड़े हों तो उसमें संयुक्त वाक्य होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं? लेकिन, किंतु, परंतु। कौन कौन? लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन, वह आया लेकिन कुछ काम नहीं किया तो उसमें संयुक्त वाक्य होगा, लेकिन हो गया। और क्या है? किंतु, किंतु, परंतु, ये की पॉइंट है, अगर पकड़ के इसको चलेंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें की लिखा है, ये हो नहीं सकता। उसके बाद और ये सब सरल वाक्य हैं। इसमें कह रहा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन क्या लगता है? लेकिन, किंतु, परंतु या पर और जब इसके माध्यम से दो सरल वाक्य जुड़े हों आपस में तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। कौन कौन से? लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। एक गाना आया था आपने देखा होगा, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु सामने जो आते हैं। खैर, तो इसको ऐसे याद रखिए संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, या, पर और यही दिया है। देखिए उसने खाना खाया और सो गया। ऐसे पकड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये बहुत कंफ्यूज करता है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अगर थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे तो बाकी सवाल हल हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार, क्या है? द्वार। द्वार का समानार्थी शब्द क्या है? क्या कर्मठ है, क्या कपाट है, क्या कपट है, क्या सपाट है? 4 ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कपाट। द्वार समानार्थी, द्वार का समानार्थी कपाट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें
जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अच्छा, चौथा ऑप्शन है भैया, कोई त्रुटि नहीं है ना, चौथा ऑप्शन है। तो देखते हैं कहाँ त्रुटि है। पहले में दिया है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। चार हैं, चार सेगमेंट में बांटा गया है एक सेंटेंस को। कह रहा अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सा है आप लोग बताइए, क्या पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा? इसमें कहाँ पे त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो हम चौथे पे टिक करेंगे। चलिए बताइए भैया, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए, अध्यापक। का है भैया, इसमें क्या समस्या है अध्यापक में? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं। अध्यापक ने होगा, अध्यापक ने। अगर अध्यापक ने जोड़ा होता तब सही होता ये। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए, अध्यापक ने होता है। चलिए, अध्यापक हमसे, ये कौन सी बात है भैया, अध्यापक ने होगा। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वाले में त्रुटि है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अच्छा, ये कुछ दिए हैं कि एक सेंटेंस है, इसमें कहाँ बदलाव हो सकता है? कह रहा है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी की ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है दिए गए विकल्पों में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रतिस्थापित हो सकता है? ये नहीं हो सकता है अगर, तो उसके लिए है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है। कह रहा है किसी भी देश की संपत्ति, कामा ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। अब इसमें से देखिए कि यहाँ क्या लग सकता है। कह रहा है किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसे उस देश में आदर्श विद्यार्थी। 16 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ए होगा। क्यों ऐसा होगा? कह रहा है किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, ये सही होगा। ए इज द राइट आंसर। इसकी जगह पे इसको हम एलिमिनेट करके हम इसको रखेंगे तो ज्यादा अच्छा ये सेंटेंस बनेगा। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 क्या कह रहा है? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? परिभाषा दे रहा है। अब अगर आपको परिभाषा याद है, क्या रोला है, सोरठा है, सवैया है और कवित्त है। तो चार ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए जरा। देखिए पहचान के लिए दे रहा है सममात्रिक, पहले बात तो सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। उसके बाद प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो होगा रोला। क्या होगा? रोला। रोला में क्या होता है भैया? रोला में क्या होता है? इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये पहली बात बता दिया उसने। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति जो है अधिक प्रचलित है। 11वीं और 13वीं पर जो है यति लगता है। ये किस में होता है? रोला में होता है। किस में होता है? रोला में होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार। कह रहा है कि
खाली स्थान दिया है उसमें ये कौन सा जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा सुटेबल होगा और जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर है, क्या ए नंबर पे रख सकते हैं देख के, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ये सही होगा। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए इसमें एक जो है 19 से लेके 23 तक एक पैसेज दिया है, 19 से लेके 23 तक एक पैसेज दिया है, उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। या तो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दें तो आप लोग पैसेज पढ़ के, ये पूरा पैसेज है, इसको पढ़ के अच्छे से उसके बाद आंसर दीजिएगा, या फिर कहिए तो हम करा दें, चूंकि समय लगेगा इसमें पैसेज पढ़ने में कम से कम 5 से 7 मिनट में, क्योंकि 19 1 20 3 23 4 क्वेश्चन भी है तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। खैर इसको हम देखेंगे अभी, अगर समय रहा तो जरूर करेंगे। ये पैसेज है और 19 से लेके 23 तक इसका जो है आंसर दिया जाएगा, 19 से 23 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, पैसेज को हम देखेंगे अभी और क्वेश्चन नंबर 24 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ हम कर लेंगे पैसेज, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसका आंसर भी दे दिया जाएगा और आप लोग अच्छे से करिएगा, और नहीं तो बताइएगा, हम आंसर अभी बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, श्रद्धानंद का ए ऑप्शन है श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रा प्लस धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अच्छा अगर पूछे इसमें कि कौन सा संधि है तो आप बताएंगे कि दीर्घ संधि है। कौन सा है, दीर्घ संधि है। कौन सा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, बड़ाऊ, ये दीर्घ संधि में आते हैं। श्रद्धा में देखिए बड़ा आ रहा है, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। चलिए एक और होता है इसमें, री होता है। क्या होता है, री होता है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। श्रद्धानंद में श्रद्धा प्लस आनंद, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है। कौन सी क्रिया है, क्या सकर्मक है, क्या अकर्मक है। क्रिया दो प्रकार की, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा समझेंगे हम इसको, सकर्मक कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है, और आज इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, सकर्मक कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है, क्योंकि बहुत परेशान करता है ये। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया होगी, 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए जब किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़े, सिर्फ अपने ऊपर प्रभाव पड़े या अपने किसी एक अंग पे प्रभाव पड़े, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम सोता है, राम सोता है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा हंस रहा है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इस पे जो है सिर्फ कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, किसी अन्य पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो पढ़ने की जो क्रिया है वो किस पे पड़ रही है, पुस्तक पे पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप से पढ़ रहा है, पुस्तक पे पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पे पड़ रहा है, इस वजह से ये सकर्मक क्रिया है। सीधा सीधा मतलब जानिए कि जिस कार्य को करने के लिए सिर्फ अपने ऊपर प्रभाव पड़े, वो किसी दूसरे पे प्रभाव ना पड़े, वहां पे अकर्मक क्रिया होगा, और अदरवाइज सकर्मक क्रिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, क्या निर्जर है, क्या त्रिदश, क्या किंकर, क्या गीवाण। चार ऑप्शन है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, किंकर। किंकर किसका है, तो गरीब का है ना, किंकर। निर्जर किसका है, देवता का है। त्रिदश किसका है, गीवाण किसका है, तो ये देवता के पर्यायवाची हैं, देवता के पर्यायवाची हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। किंकर किसका पर्यायवाची है, दास या गरीब का कह सकते हैं, या दास का, इसका है दास का, दास का पर्यायवाची है किंकर। बाकी ये तीनों देवता के पर्यायवाची है। देवता के कुछ और पर्यायवाची की बात कर लें तो अमर, अमर, देव, विबुध, बहुत पूछा जाता है, क्या है, विबुध, क्या है, विबुध, ये इंपॉर्टेंट, विबुध, ये सब पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड से देखेंगे भैया क्योंकि सवाल हैं काफी ज्यादा। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मुमुक्षु। क्या है, मुमुक्षु, ए इज द राइट आंसर। जो मोक्ष चाहता हो वो क्या है, मुमुक्षु। मुमुक्षु क्या है, संज्ञा है। और मोक्ष, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला जो होता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष पाने की इच्छा क्या है, मुमुर्षा, ये भी पूछा जाता है। मोक्ष पाने की जो इच्छा है, इच्छा है उसे क्या कहा जाता है, मुमुक्षा। मुमुक्षा इंपॉर्टेंट है, मुमुक्षा। चलिए मुमुक्ष जैसा कुछ नहीं होता है। अगला सवाल देखेंगे, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है, बताइए भैया। क्या पशु है, शिव है, हरि है और कपिश है। इसका मतलब होता है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी के लिए अनेकार्थी शब्द का चयन करें। 28 नंबर सवाल का आंसर होगा हरि। हरि ये सिंह का भी होता है, सर्प, मेढक, घोड़ा, वानर, हाथी, इन सब का मतलब हरि होता है, हरि। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा 29 नंबर सवाल का, वह जाता है, वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए इसमें भी अगर आप क्लासिफिकेशन करके अच्छे से पढ़ेंगे तो पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल, उसके बाद फिर जो भूतकाल है, भूतकाल को भी आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, उसको अच्छे से पढ़िएगा कैटेगराइज करके, क्योंकि यहाँ से सवाल जब पूछेंगे तो थोड़ा डीप पूछा जा सकता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल भी तो काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता है, वह सारी रात पढ़ता है, रात भर पढ़ता रहा वह सारी रात भर। वाह भाई क्या घुमा के सेंटेंस पूछा है, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सारी सारी रात सोए न हम। आप लोग भी पूरी पूरी रात जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, खूब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और यकीन मानिए कि आपके ही हाथ में सब कुछ है। अगर आज आप सफल हैं या असफल हैं तो वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम जो हैं वो अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, जो पास्ट में हम लोग किए हैं उसी का परिणाम है। आज हमने जितना सीखा है, जो हमको आता है, या जितनी चीजें हमें याद हैं, वो पिछले जो मेहनत किए गए हैं उसी का परिणाम है। और आज जो हम वर्तमान समय में जो मेहनत करेंगे वो आने वाले समय में जो है परिलक्षित होगा। चलिए, इसका सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प बी जो है, विकल्प बी जो है ये सही होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, ये जो है शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। अगला सवाल देखेंगे। ये आसान सा सवाल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लगाइए इसको। प्रिय प्रवास, हरियोध ये लेखक हैं और एक तरफ उनकी रचना है। प्रिय प्रवास, संध्या गीत, आंसू और साकेत। क्या प्रिय प्रवास सही जोड़ा पूछ रहा है? क्या प्रिय प्रवास हरियोध का है, संध्या गीत प्रसाद का है, उसके बाद आंसू निराला का है, साकेत तुलसीदास का है? पूछ रहा है सही जो है इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? प्रिय प्रवास किसका है? हरियोध। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए जो है सही है। संध्या गीत की बात करें अगर, संध्या गीत तो ये महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का है कौन? संध्या गीत। अगर आंसू की बात करें तो ये किसका है? तो ये जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है क्या? आंसू। साकेत की बात करें तो साकेत किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए भैया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, सी इज द श्लेष। श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, उसके कई अर्थ एक में ही चिपके होते हैं। श्लेष मतलब होता है चिपकना। इसमें जो है अलग अलग दो बातें होती हैं, लेकिन उन सब का मतलब एक होता है। वृषभानुजा है ना, वृषभानुजा का दो मतलब है। देखिए वृषभानुजा को अगर पकड़ेंगे है ना, तो उसमें दो मतलब होता है। एक होता है बेटी, जो राधा के लिए संकेत करता है, और एक होता है वृषभ की बहन गाय, वृषभानुजा उसे भी कहा जाता है। तो एक ही शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। जबरदस्त सवाल है। 34 नंबर क्वेश्चन का वर्तनी बताइए कि भैया कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? निरपराध। डी इज द राइट आंसर। निरपराध ऐसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभ्यांतरिक, निरोग, अत्याधिक। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ गलती है, तो देख लेते हैं कि कहाँ गलती है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहाँ कहाँ गलतियां हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है अभ्यांतरिक जो दिया गया है, इसमें कहाँ गलती है?
यहाँ पे आ की मात्रा जो लगी है, ये देखिए अभ्यांतरिक नहीं होता, अभ्यांतरिक होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अभ्यांतरिक, एक मात्रा है अभ्यांतरिक। चलिए गड़बड़ हो गया, एक फोन आ गया था भैया। चलिए हम लोग देखेंगे अभ्यांतरिक में कहाँ समस्या है। यहाँ पे या की मात्रा है वो गलत है, जबकि शुद्ध रूप होगा अभ्यांतरिक। बड़ा आ है, आधा भा है, या है, आधा ना है, ता है, रा पे छोटी की मात्रा है और का है, ये अभ्यांतरिक, ये सही होता है, ये गलत है। अगर हम बात करें निरोग का तो बड़ी की मात्रा होगा इसमें, निरोग होता है भैया, निरोग होता है, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा है। निरपराध ये सही है। आध्यात्मिक क्या है, अत्याधिक में ये वर्तनी गलत है इसकी। अत्याधिक कैसे लिखा जाएगा, अत्यधिक। आ है, आधा ता है, या है, धा पे छोटी की मात्रा है और का है, ये जो मात्रा लगा है यहाँ पे ये गलत है। तो ये की पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे या की मात्रा ये गलत है, निरोग में छोटी लगी है इस वजह से गलत है, और यहाँ पे या की मात्रा लगी है इस वजह से गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा निरपराध। अगर पूछा जाए जयोत्सना कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है जयोत्सना, ये है जयोत्सना, ये ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जयोत्सना, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक शब्द जो बहुत पूछा जाता है, अहिल्या कुछ लोग लिखते हैं जबकि गलत है, वो है अहल्या। क्या है, अहल्या, अहल्या, ये सही है। कालिदास लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कालिदास होता है, कालिदास होता है, कालिदास। ये बड़ी की मात्रा जो लगाते हैं वो गलत होता है, ये सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय की बात करें तो ये क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो होता है अविकारी शब्द है, ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है एग्जाम में। अविकारी शब्द पूछे अगर अविकारी शब्द कौन सा है तो आप बताएंगे अव्यय अविकारी शब्द होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा इस सवाल का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, परिणाम बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, सी इज द राइट आंसर। परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, लेकिन परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो सिंबल बताया जा रहा है ये कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम। आप लोग थोड़ा सा चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा अपूर्ण विराम है, कौन सा निर्देशक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो योजक चिन्ह कहलाता है। क्या है, योजक चिन्ह कहलाता है, इसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ई प्रत्यय किस, 37 नंबर, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल है। ई प्रत्यय, तेली, चमेली, रेती, खेती। अब सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देखेंगे, तोड़ेंगे शब्दों को, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 में जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, बाकी रेती में, तेली में, रेती में और खेती में है, चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अब यहां से जीएस वाला पोर्शन चालू होगा और इसमें करंट अफेयर भी समाहित किया गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप लोग भी आराम से एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, कोशिश करिए कि बहुत
स्ट्रेस लेके ना पढ़ा जाए, आराम से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं। और एक सेगमेंट तो हमने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 37 हिंदी के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं और हिंदी आसान है भैया, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो ये मान के चलिए 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 से 36 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन गलत नहीं दिया गया तो 34-35 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। बाकी जीएस बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरे के पूरे जीएस के सवाल हल हो पाए। बहुत धुरंधर लोग होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, सारे सवाल जीएस के सही नहीं होते। और करंट अफेयर तो बहुत है, उसमें परेशान मत होइए। जो नंबर देने वाले हैं जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इस पे काम करिए, बहुत अच्छे से नंबर गेन किए जा सकते हैं। चलिए अब हम सामान्य ज्ञान वाला ये जो सेगमेंट है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 2 मई है, 27 सितंबर है, 24 अक्टूबर है और 21 अगस्त है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, क्या विश्व पर्यटन दिवस की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है उसका उसका जो थीम है वो क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। एग्जाम में पूछा जाता है थीम भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि 1980 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है इस बार पर्यटन और हरित निवेश, 2023 की जो थीम है वो पर्यटन एवं हरित निवेश है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन क्या है? आगरा में है, प्रयागराज में है, फतेहपुर में है, कानपुर में है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 जो हुए, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या है उसका राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। आगरा में आलू निर्यात जोन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि आगरा में है। ये सिर्फ आगरा में ही नहीं है, आलू निर्यात जोन सिर्फ आगरा में ही नहीं है, इसमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद और आगरा में है। तो आगरा इसमें ऑप्शन में है, इसी वजह से फिरोजपुर में है, फतेहपुर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। सूरहताल पश्चिम बिहार स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। सूरहताल पश्चिम बिहार कहाँ है भैया? तो इसका जो राइट आंसर है, क्या जौनपुर में है, बलिया में है, वाराणसी में है और देवरिया में? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बलिया। बी फॉर बलिया। चित्तू पांडे आप लोगों को याद होगा, बलिया के हैं, चित्तू पांडे बलिया के थे। तो सूरहताल पश्चिम बिहार कहाँ का है? बलिया का है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा बी। इसे किस नाम से जाना जाता है? ये अब थोड़ा सा अपडेट करिएगा। क्या है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार अगर पूछे जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार तब भी बलिया लगाएंगे, सूरहताल पश्चिम बिहार तब भी बलिया लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है बताइए भैया। क्या पाकिस्तान में है, भारत में है, नेपाल में है, तिब्बत में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा डी, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी ऊंचाई की बात करें अगर तो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 41 हो गया। करंट अफेयर से सवाल कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए करंट अफेयर पे बहुत परेशान मत होइए, 8-10 क्वेश्चन आएंगे उस पर। थोड़ा सा एक मैगजीन आती है करंट अफेयर के लिए, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, मार्केट में आई है, घटनासार की है। घटनासार में लगभग क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे आपको। 6-7 महीने 8 महीने के पिछले करंट अफेयर पढ़ लीजिए, वहीं से हो जाएगा। चलिए इसका जो है आंसर बताइए। नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है। अभी हाल में कौन बनाए गए हैं? क्या रविंद्र त्रिपाठी हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, अशोक चंद्र हैं और हीरालाल समरिया है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर।
हीरालाल सामरिया क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त है। अगर पूछे, एक सवाल यहां से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के वो पहले व्यक्ति जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो हीरालाल सामरिया हैं। ये अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। आपने देखा होगा जो ट्राइब्स है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया पहले अनुसूचित जनजाति हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत नहीं है उत्तर प्रदेश का। बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। क्वेश्चन नंबर 43, बी इज द राइट आंसर। ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बाकी बिरहा है, कजरी है और रसिया है। चलिए, ये कहाँ का है? ढोला मारू राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिरहा कहाँ पे है? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में बिरहा। रसिया कहाँ का है? रसिया ये पूछा जाता है क्षेत्र स्पेशल से, तो आप बताएंगे कि ब्रजभूमि। ब्रजभूमि, ब्रजभूमि का क्या है? रसिया। पूर्वांचल का है बिरहा। कजरी भी जो है ये पूर्वांचल का है और ये लोकगीत के रूप में जाना जाता है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिए। ढोला जो है कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? लोक नृत्य, लोकगीत आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। क्या है? छोलिया, नटवरी, जोगनी, चरकुला। चरकुला। 4 ऑप्शन है, बताइए। 44 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा चरकुला। लोक नृत्य है कहाँ का? ब्रजमंडल का, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। करंट अफेयर है ये भैया, बताइए। भारत के पहले 3D, जब ऐसे सवाल आए भारत के पहले या विश्व के पहले, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है इसका निर्माण। किसने किया है? L&T ने। एल एंड लार्सन एंड टुब्रो, L&T ने इसका जो है निर्माण किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कंपनी भी पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखेंगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या त्रिपिटक है, आर्य सूत्र है, वेद है, आगम है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म में जो है उसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म साहित्य को आगम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो साहित्य हैं उसी से ही 16 महाजनपदों का हमें जानकारी मिलती है। अगुंतर निकाय और एक है भगवती सूत्र। इन दोनों से ही हमें 16 महाजनपदों का के बारे में जानकारी मिलती है, जो 16 महाजनपद हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 47, गृह ज्योति योजना तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। कर्नाटक में जो है ये गृह ज्योति योजना शुरू की गई है। कब? अगस्त 2023 में। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा? इसमें इस योजना में 200 यूनिट जो है मुफ्त बिजली दिए जाने की बात की गई है कर्नाटक में। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, दबाव का एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई यूनिट जो है
पूछ रहा है किसका, दबाव का। मीटर है, केल्विन है, पास्कल है, न्यूटन है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, दाब का मात्रक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। दाब का मात्रक पास्कल होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, केल्विन ताप का मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन ये जो है ये भी दाब का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक की बात कर रहा है तो एसआई मात्रक में पास्कल होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से अच्छे सवाल पूछे जाएंगे भैया, आप लोग पढ़ के जाइएगा इसको। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का संबंध है। लोक नृत्य की बात कर रहा है, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है, कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ओडिसी किसका है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है, ओडिसी उड़ीसा का है। कथक कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा भरतनाट्यम बचा है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा है 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा पूछ दे कि कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। और उप विजेता कौन रहा है, तो भारत उप विजेता रहा है, ये उप विजेता रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये सब सबको पता है, कौन नहीं जानता वर्ल्ड कप के बारे में भैया, सब लोग अच्छे से देखे हैं मैच। चलिए इसका 51 नंबर सवाल का बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन कर सकता है। मतलब कह रहा है प्रकाश का कौन सा रंग, प्रकाश के 7 रंग हैं, अगर हम एक प्रिज्म बनाएं और यहां से श्वेत प्रकाश गुजारें तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऊपर से नीचे क्रमशः, नीचे से ऊपर की बात करें तो बैजनी, हपीनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला और सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। ये सवाल पूछा जाता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी होता है। सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन सा होता है, बैगनी। सबसे कम विक्षेपित लाल। तो कह रहा है कौन प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन कर सकता है। शून्य में यानी कि निर्वात में, और वायु में जो प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, लाल। सबसे तेज जो गमन करता है वो कौन सा करता है, लाल। चलिए और सबसे कम विक्षेपित होता है लाल। लाल रंग इसी वजह से जो साइन बोर्ड होते हैं, खतरे के साइन बोर्ड वगैरह, वहां पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का किला स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या चित्रकूट है, क्या आगरा है, क्या बांदा है, क्या झांसी है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। बांदा में जो है कलिंजर का किला स्थित है। ये लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे है ये कलिंजर का किला, तो बांदा में है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। ध्यान दीजिएगा, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब श्वेता शारदा, नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना, पेमा भूटिया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्रवीणा अंजना। ये कहाँ की हैं, तो ये राजस्थान की हैं, ये भी थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। इन्होंने क्या जीता है, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए, पेमा भूटिया जो हैं ये उप विजेता रही हैं, इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। देखिए, जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं सूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो केंद्र सरकार के जो नियम कानून है वो मान्य होंगे। तो सातवीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, यानी कि संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, तो उसी समवर्ती सूची की बात कर रहा है कि किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा तेजी से देखेंगे भैया। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, क्या 21 अप्रैल है, 23 मई है, 18 जून है, 29 जुलाई है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि चीते की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है, वो भी पूछा गया है पिछले कई एग्जामों में। कहाँ बसाया गया है, वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में बसाया गया है, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, हथेली पर पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, मेटाकार्पल्स। डी इज द राइट आंसर। मेटाकार्पल्स जो है वो हथेली की हड्डियों में, जो हथेली की हड्डियां हैं वो कौन सी हड्डियां हैं, मेटाकार्पल्स है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, पूर्वांचल में है, अवध क्षेत्र में, कहाँ पे है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। कह रहा है घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होती है। क्या नहीं होती है, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, फोलेट या विटामिन B12 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। विटामिन B12 जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, इस वजह से एनीमिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसका रासायनिक नाम अगर पूछ ले, रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है विटामिन B12 का नाम। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था, क्या कासार्पण कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, इसमें जो होता था, दिनार की बात कर लेते हैं, रजत मुद्राओं की बात करता है, चांदी की मुद्राएं जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है, चांदी की मुद्राओं को रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था। सी इज द राइट आंसर। और सोने की जो मुद्रा होती थी उसे दिनार कहा जाता था। ये सोने की मुद्रा होती थी, सोने की, और ये चांदी की मुद्रा होती थी, कौन, रुपया, और ये सोने की मुद्रा होती थी, दिनार कहा जाता था इसे।
चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। कह रहा है कदम राजाओं की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कदम राजाओं की राजधानी क्या थी। क्या तंजौर थी, बनवासी थी, कांची थी और बादामी थी। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी इज द राइट आंसर, बनवासी। कदम राजाओं की राजधानी कौन सी थी भैया, बनवासी थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। क्या कोलकाता में है, पुणे में है, पटियाला में है, ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पटियाला। सी इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला में है। कहाँ है, पटियाला में है। पटियाला कहाँ है, ये पंजाब में है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। कह रहा है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कहाँ की गई है। क्या समवर्ती सूची में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में। संविधान के भाग 4 में, संविधान का भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में, भाग 3 में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है तो कहां पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। डीपीएसपी की बात करता है, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। राष्ट्रपति की जो नियुक्तियों से संबंधित जो शक्तियां हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा नियुक्त नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या भारत के उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका चुनाव होता है भैया। क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, जो चुनाव में वोटिंग करेगा वो कौन कौन होता है, तो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कौन से, सारे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, शपथ दिलाने की बात करेगा तो आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। लेकिन चुनाव की बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है किसको, तो उपराष्ट्रपति महोदय को नियुक्त नहीं करता है। इनका चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा इनका। तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। आगरा, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर देहात। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सहारनपुर। सहारनपुर, सी इज द राइट आंसर। संतरा, सहारनपुर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, एक राज्य विश्वविद्यालय होता है, एक मुक्त विश्वविद्यालय होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। काशी विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। 65 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में। ये राज्य विश्वविद्यालय है। ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्र सरकार के अंदर चलती है भैया। बीएचयू हो गया, इलाहाबाद हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ हो गया, ये केंद्र की है। तो राज्य से संबंधित जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है वो राज्य विश्वविद्यालय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है।
इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। किसके? अल्पाधिकार, द्वयाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता। 66 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं होती। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? क्या काला आजार है, एड्स है, रेबीज है, चेचक है? क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? काला आजार। प्रोटोजोन्स के कारण होता है कौन सा? काला आजार। एड्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। चेचक जो होता है, चेचक का वायरस होता है। रेबीज का वायरस होता है। ये सब वायरस से संबंधित है, जबकि काला आजार ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 का वो क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 68 बी इज द राइट आंसर। कैसे याद रखेंगे? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। नाग के ऊपर, नाग के सिर के ऊपर कृष्ण जी ने नृत्य किया था। ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछ दे कि कहाँ पे है तो आप बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ये भी पूछा जाता है सवाल। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात शिमला प्रपात, होगेन कक्कल प्रपात, कोटालम प्रपात, जोग जलप्रपात। 69 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। जोग जलप्रपात या इसे शरावती या गरचुप्पा जलप्रपात कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है, शरावती नदी पर। कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर है। नदी पर कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका में जोग जलप्रपात। 69 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब समुद्र तट से सटे हुए हैं। सबसे छोटा पूछ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, गोवा। अगर हम बात करें भारत की तो ये जो तटीय क्षेत्र हैं ये गुजरात है और यहाँ कहीं गोवा है, ये छोटा सा। ये सब तटीय क्षेत्र हैं और यहाँ से यहाँ तक ये तटीय क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो सबसे छोटी सीमा है ये किसकी है? गोवा की है। सबसे पूछा जाए सबसे बड़ी सीमा किसकी है? तो केरल की, वो गुजरात की है। गुजरात की सबसे बड़ी जो है तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी गोवा की है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा। अगला सवाल देखेंगे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला क्या लखनऊ के थे, वाराणसी के थे, हैदराबाद के थे, बंगाल के थे? क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बंगाल के नवाब थे। कौन? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता, कुरान शरीफ। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो क्या है? भगवत गीता। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, किस
गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? वही पूछ रहा है लॉर्ड कैनिंग, रिपन, बेंटिंक और डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को भारत में बैन किया था। ये पूछा जाता है कब? तो 1829 में। 1829 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? क्या इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है, पीवी सिंह है, चंद्रशेखर है? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, यानी कि हटा दिया था? कौन है वो प्रधानमंत्री? क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है बीपी सिंह। कौन है? बीपी सिंह। आपने देखा होगा कि बीपी सिंह का जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और इन्हें जो है पद त्यागना पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गोवा? क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो राजस्थान। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है। अच्छा, पूछा जाए अगर कि किसकी मूर्ति है तो विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की एक प्रतिमा है, वो उसी को हम लोग स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके ये मैथ वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 से ये 85 तक मैथ के सवाल हैं। उसके बाद 85 से लेके 86 से लेके रीजनिंग के सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप लोग इसको जो है देख लीजिए अच्छे से और कोशिश करिए कि इसे अपने से लगाइए रीजनिंग वाले जो सवाल हैं, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है भैया। आप लोग इसको अच्छे से लगाइए रीजनिंग के सवाल, और आप कहेंगे तो हम इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे। इसको हल करिएगा अपने से, और नहीं आएगा तो हम लोग सोल्यूशन देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ की खुद से करिए, नहीं होगा तो हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। आप लोग मेहनत से लगिए, खूब प्रैक्टिस करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आप इसको हल करिएगा। उसके 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन बाद आपको आंसर की दे दी जाएगी, आप लोग मिला लीजिएगा। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।